नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया आज से कुछ दिन पहले। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसका इस्तेमाल करके आप एक तरीके से टाइम ट्रैवल कर सकते हो। मतलब समय में पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे आप इतिहास में पीछे की एक झलक देख सकते हो। और यहाँ 5-6 साल पीछे की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर लिटरली मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर इतिहास में देखा जा सकता है इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके। स्पेसिफिकली कहूं तो 13 बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और ये टेलीस्कोप 13 बिलियन ईयर्स पहले देख सकता है, 0.7 बिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स के स्टार्ट होने के। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आइए जानते हैं आज की वीडियो में इसकी खासियत। सबसे पहली खास बात यह है इस टेलीस्कोप के बारे में कि ये मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप आसमान में देखते हैं किसी भी छोटे मोटे टेलीस्कोप से, आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स दिखती है। मतलब जो लाइट, जो रोशनी आपको अपनी आंखों से दिख रही है। स्कूल में याद है पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर होती हैं, जो एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स सब इंक्लूडेड होती हैं इसमें। और बीच में एक छोटी सी रेंज होती है विजिबल लाइट की, जो लाइट हमें अपनी आंखों से दिख पाती है। आमतौर पर जो छोटे मोटे टेलीस्कोप्स होते हैं जो आप किसी भी दुकान पर खरीद सकते हैं, वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ में देखते हैं। इस विजिबल लाइट की रेंज ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक होती है और रेड कलर की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है आपको पता ही होगा, जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है उतनी ही आसानी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स और ऑब्स्टिकल्स के थ्रू पास थ्रू कर सकती हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स, जो रेडियो आप सुनते हैं, रेडियो वेव्स की किलोमीटर्स लंबी वेवलेंथ हो सकती है। इसी रीजन से बिल्डिंग्स के थ्रू पास थ्रू करके आप अपने रेडियो पर रेडियो को सुन सकते हैं। अब इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो रेड से ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, लेकिन इंफ्रारेड हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है। टेलीस्कोप्स में क्या एडवांटेज है इंफ्रारेड का, ये आप इस फोटो में देख सकते हैं। लेफ्ट वाली फोटो ली गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप था। आप इसमें स्पेस डस्ट देख सकते हैं और गैसेस के क्लाउड्स बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन इंफ्रारेड वेवलेंथ इन डस्ट और क्लाउड्स के बीच में से पास थ्रू कर सकती है और हमें इनके पीछे क्या है वो दिखेगा। तो राइट वाली पिक्चर वो है जो इमेजिन किया जाता है हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से दिखेगा। बेसिकली कह सकते हो और हाई क्वालिटी और एचडी क्वालिटी की इमेज आएगी हमें। इंफ्रारेड जो शब्द होता है इसका बेसिकली मतलब होता है बिलो रेड। लैटिन से ये शब्द आता है इंफ्रा, जिसका मतलब होता है बिलो। तो इंफ्रारेड का मतलब हो गया बिलो रेड, रेड के नीचे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेड के नीचे होती है। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको याद होगा ये। अब जो भी चीज हीट रेडिएट करती है वहां से इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। इंसानों से, जानवरों से, सूरज से या आग से, इन सब जगहों से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। और यही रीजन है कि नाइट गॉगल्स में अक्सर सोल्जर्स को आपने देखा होगा नाइट गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, वो इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। तो उनके नाइट विजन गॉगल्स से कुछ ऐसा व्यू आपको दिखता है जो इंफ्रारेड कैमरास कैप्चर कर पाते हैं। अब क्योंकि टेलीस्कोप भी सन्स को देखेगा, गैलेक्सीज को देखेगा जो सन से बनते हैं, प्लैनेट्स को देखेगा, वो सब हीट रेडिएट करते हैं, इसलिए ये इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करके देखना पॉसिबल है। एक और एडवांटेज क्या है इंफ्रारेड का, जब कोई टेलीस्कोप इतने दूर दूर के स्टार्स को देखता है, वो स्टार्स जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है हमसे, लाइट जब उन स्टार्स से टेलीस्कोप तक आ रही है, लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि यहाँ आते आते, ये जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड करने लग रहा है,
तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी स्ट्रेच आउट हो जाती है, वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को कहा जाता है रेड शिफ्ट। जो भी लाइट की वेवलेंथ है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है, रेड कलर की तरफ ज्यादा चली गई है। अच्छा, अब टेलीस्कोप्स के लिए क्या है कि जितना ज्यादा बड़ा मिरर होगा उन पर लगा हुआ, उतनी ही ज्यादा लाइट कैप्चर हो पाएगी और उतनी ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की हमें इमेज मिल पाएगी। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप्स बनाए जा रहे हैं, इनमें ज्यादा बड़े मिरर्स लगाए जा रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो मिरर था वो इतना बड़ा था, आप देख सकते हो, और इसके साइड में है अभी के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर। वैसे ये पूरा का पूरा मिरर 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, क्योंकि गोल्ड सबसे अच्छे तरीके से रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी मदद से इस मिरर की 98% रिफ्लेक्टिवनेस है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा था हर चीज जो हीट रेडिएट करती है वहां से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। अब टेलीस्कोप जब खुद से काम करने लगेगा तो टेलीस्कोप भी कुछ हीट रेडिएट करेगा। टेलीस्कोप के खुद के अंदर से भी कुछ इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगी जो इंटरफेयर करने लग जाएंगी उन गैलेक्सीज से आने वाली इंफ्रारेड वेव्स से, और फिर अच्छे से हमें हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की पिक्चर्स नहीं मिल पाएंगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ -223 डिग्री सेल्सियस की ठंड में काम करेगा। इतना ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए इसे काम करने के लिए। धरती पर -89 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो टेम्परेचर कभी गया नहीं है, तो कैसे इतना ठंडा रखा जाए इस टेलीस्कोप को। अब स्पेस में करना ये पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है, क्योंकि स्पेस में काफी ठंड होती है, अनलेस सनलाइट आ जाए। अगर सनलाइट पड़ जाए स्पेस में आप पर तो एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, जो मून पर होता है। क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन जैसे ही धूप पड़ती है तो टेम्परेचर +120 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब इस टेलीस्कोप के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, जैसे ही सनलाइट आएगी इस टेलीस्कोप पर प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी जल्दी सारी चीजें गर्म होने लग जाएंगी, तो धूप को रोकना होगा। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इस जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक सनशील्ड लगाई गई है। ये सनशील्ड एक काइट की शेप में है, एक पतंग की शेप में है और एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है, ताकि जो पूरा टेलीस्कोप है वो सन से प्रोटेक्टेड रह पाए। और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, कैप्टॉन नाम से। कई मटेरियल्स को टेस्ट आउट किया गया था ये देखने के लिए कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाए जो सबसे अच्छे तरीके से सन को रोक सकता है और ठंडा रख सकता है। तो बाद में डिस्कवर किया गया ये आर्टिफिशियली बनाया गया मटेरियल है कैप्टॉन। 5 लेयर्स कैप्टॉन की इस सनशील्ड पर लगी हुई हैं और हर लेयर एक इंसान के बाल से भी ज्यादा पतली है, और हर लेयर के बीच में वैक्यूम की गैप्स हैं ताकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो सके। इसके अलावा हर लेयर पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी है और 2 लेयर्स जो सन के सबसे पास हैं उनमें डोप्ड सिलिकॉन की कोटिंग भी है। अब इस पूरे स्पेस टेलीस्कोप को धरती के पास बगल में ही नहीं डिप्लॉय किया जा रहा है जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप को किया गया था। हबल धरती के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, पास में ही है, लेकिन ये जो डिप्लॉय किया जाएगा ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया जाएगा धरती से, एक ऐसे पॉइंट पे जिसे कहा जाता है L2 पॉइंट। L का मतलब है लग्रांज पॉइंट। ये पॉइंट सूरज से दूसरी तरफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सूरज से आने वाली गर्मी को और रोशनी को जितना ज्यादा रोका जा सके उतना ही अच्छा है इस टेलीस्कोप के लिए। और इस L2 पॉइंट की खास बात यह है कि ये अर्थ के साथ साथ ही चलता रहता है, तो सूरज को बिल्कुल हाइड करके रखता है। इसको ऑर्बिट देखो कैसा है, अर्थ की शैडो हमेशा सूरज को छुपा कर रखेगी। ये वैसी बात हो गई कि कभी आप सूरज की डायरेक्शन में आसपास देखते हैं तो धूप की वजह से आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता, लेकिन अब आप
सन को कवर कर लेते हैं अपने हाथ से तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखता है। सेम चीज टेलीस्कोप के साथ भी है। नासा ने कहा है कि इस टेलीस्कोप को बनाने का और लॉन्च करने का पूरा प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इन्होंने 300 से ज्यादा पोटेंशियल टेक्निकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं जो आ सकती हैं। 300 से ज्यादा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स, अगर इनमें से एक भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म समझो। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर $10 बिलियन स्पेंड किए गए हैं। ये इतना ज्यादा पैसा है कि नासा को कई और जगहों से रिसर्च प्रोजेक्ट से पैसा हटाना पड़ा और इस प्रोजेक्ट में लगाना पड़ा इसे पॉसिबल बनाने के लिए। और नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसकी मदद से साइंटिस्ट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो स्टडी कर पाएंगे कि बिग बैंग होने के बाद स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। क्योंकि मैंने बताया इस टेलीस्कोप की मदद से आप 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में देख सकते हो। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था वो 1 बिलियन ईयर्स पहले तक देख सकता था, उस समय के बाद जब से बिग बैंग हुआ था। तो 12.8 बिलियन ईयर्स पहले मान लो। लेकिन ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 0.3 बिलियन ईयर्स पहले तक देख सकता है बिग बैंग के बाद, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जब पहले स्टार्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई थी। आप पूछोगे कि ये पास्ट में देखना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। लाइट जो है वो कुछ समय लगाती है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और जब तक लाइट पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह काफी समय बीत चुका होता है, स्पेशली जब इतने लंबे डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि सन से लेकर अर्थ तक जो रोशनी पहुंचती है उसे 8 मिनट्स का समय लगता है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूरज गायब हो गया अचानक से मान लो, तो धरती पर लोगों को 8 मिनट लगेंगे उसे पता लगाने में, देखने में कि यहाँ पर सूरज गायब हो गया। तो एक तरीके से कह सकते हो कि हम 8 मिनट पास्ट में देखने लग रहे हैं जब हम सन को देखते हैं। तो सिमिलर लॉजिक को भी एक बड़े स्केल पर अप्लाई करो। जो स्टार्स और गैलेक्सीज हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, जब हम उन्हें देखते हैं टेलीस्कोप के द्वारा या धरती पर बैठे बैठे उन स्टार्स को हम देखते हैं, तो हमें वो एक्चुअली में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले के टाइम के दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ स्टार्स जो हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, उनकी रोशनी जब तक यहाँ पर धरती पर पहुंचती है 13 बिलियन ईयर्स गुजर चुके होते हैं, और जो हमें एक्चुअली में आज दिख रहा होता है वो 13 बिलियन ईयर्स पुराना होता है। इस तरीके से हम हिस्ट्री में एक झलक देख सकते हैं। इसी लॉजिक से थ्योरेटिकली ये भी पॉसिबल है कि हम मान लो 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर चले गए धरती से, टेलीपोर्ट हो गए एक ऐसे प्लैनेट पर जो 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है धरती से, और उस प्लैनेट पर एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाकर धरती की तरफ देखते हैं, तो हमें 100 मिलियन ईयर्स पहले देखने को मिलेगा। हम डायनासोर्स को देख पाएंगे ऐसे। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये एक्चुअली में करने में यही आ जाती है कि जब तक हम दूसरे प्लैनेट पर जाकर धरती की तरफ वापस देखेंगे तो दूसरे प्लैनेट तक पहुंचने में कहीं ज्यादा लंबा समय लगेगा वापस देखने से। तो टेलीपोर्ट करके अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम धरती में हिस्ट्री को भी होते हुए देख सकते हैं और एक्चुअली में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन से नए प्लैनेट्स को देख पाता है, और क्या कोई ऐसा प्लैनेट ढूंढ पाता है जहां पर अर्थ जैसी कंडीशंस मौजूद है, जहां पर पॉसिबली लाइफ पाई जा सकती है। टाइम ही बताएगा ये। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा।